ये कहानी सच कहूं तो किसी भी थ्रिलर फिल्म को पीछे छोड़ दे। ये कहानी है भारत के सबसे खतरनाक आतंकवादी को पकड़ने की, लेकिन एक ऐसे मिशन की जिसे कभी ऑफिशियली मंजूरी ही नहीं मिली। सोचिए, एक अनऑफिशियल ऑपरेशन जिसने पूरे देश को एक भयानक तबाही से बचा लिया। तारीख थी 1 जून 2013। इंटेलिजेंस एजेंसीज के हाथ एक चैट लगती है। ये चैट थी दो भाइयों के बीच। एक था यासीन भटकल, जो नेपाल में कहीं छिपा बैठा था, और दूसरा उसका भाई रियाज, पाकिस्तान में। और उस चैट में जो बात हो रही थी वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। यासीन पूछता है, न्यूक्लियर बॉम्ब मिला क्या? और फिर वो अपना अगला प्लान बताता है। हमारा अगला बड़ा हमला सूरत पर होगा, और इस बार न्यूक्लियर बम से। देखिए, ये कोई खोखली धमकी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये शब्द भारत के उस वक्त के सबसे बड़े मोस्ट वांटेड आतंकवादी के थे। और सच्चाई ये थी उस जमाने में कि ऐसे भागने वालों को पकड़ने का जो सक्सेस रेट था वो सिर्फ 13.6% था। मतलब सीधी सी बात है, 100 में से करीब करीब 86 खतरनाक आतंकवादी हमेशा के लिए गायब हो जाते थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये यासीन भटकल था कौन? ये था इंडियन मुजाहिदीन का मास्टरमाइंड। इसके नाम पर 17 से ज्यादा बड़े बम धमाके और 220 से ज्यादा बेगुनाह लोगों की जानें थीं। अब आप ही सोचिए, जब ऐसा कोई शख्स न्यूक्लियर हमले की बात करे तो उसे नजरअंदाज करने का तो सवाल ही नहीं उठता, नामुमकिन था। और वो कितना बड़ा टारगेट था, इसका अंदाजा आप बस इस बात से लगा लीजिए कि भारत सरकार ने उसके सिर पर पूरे 35 लाख रुपए का इनाम रखा था। पर सवाल यह है कि कोई इतना खतरनाक मास्टरमाइंड बनता कैसे है? देखिए, यासीन ना तो अनपढ़ था, ना ही गरीब, बिल्कुल नहीं। उसका परिवार तो दुबई में एक कामयाब बिजनेस चला रहा था। लेकिन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जिसे सिमी कहते हैं, उसके कांटेक्ट में आने के बाद वो पूरी तरह से बदल गया। और फिर उसने एक कहीं ज्यादा खतरनाक संगठन इंडियन मुजाहिदीन को बनाया। और उससे सपोर्ट कहां से मिल रहा था? सीधा पाकिस्तान से। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक चीज का पर्दाफाश किया जिसे कराची प्रोजेक्ट कहा जाता था। अब ये था क्या? ये पाकिस्तान की आईएसआई और लश्कर तैयबा की एक बहुत ही चालाक स्ट्रेटजी थी। प्लान सिंपल था, पैसा और मिलिट्री ग्रेड ट्रेनिंग वो सब पाकिस्तान देगा, लेकिन हमले वो भारतीय चेहरों से करवाए जाएंगे। क्यों? ताकि पाकिस्तान का नाम कभी आए ही नहीं, वो हमेशा साफ बच निकले। और भटकल इसी प्रोजेक्ट के तहत ट्रेनिंग लेकर भारत में आतंक का सबसे बड़ा ऑन ग्राउंड कमांडर बन चुका था। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, और वो है भटकल की बदलती हुई स्ट्रेटजी। पहले वो आजमगढ़ मॉडल पर काम करता था, जिसमें पढ़े लिखे लड़कों को रिक्रूट किया जाता था, लेकिन ये लोग एजेंसियों के रडार पर जल्दी आ जाते थे। तो उसने क्या किया? उसने अपना तरीका ही बदल दिया। वो ले आया दरभंगा मॉडल। इसमें वो ऐसे गरीब अनपढ़ युवाओं को भर्ती करता था जिनका कोई डिजिटल फुटप्रिंट ही नहीं था, कोई ऑनलाइन पहचान नहीं। अब सोचिए, ऐसे लोगों को ट्रैक करना लगभग नामुमकिन था। और बस इसी नए अदृश्य नेटवर्क का इस्तेमाल करके भटकल ने पूरे देश में आतंक का वो खूनी खेल खेला कि वो देखते ही देखते भारत का नंबर 1 मोस्ट वांटेड अपराधी बन गया। जरा देखिए, 2008 अहमदाबाद, एक के बाद एक 21 धमाके, 56 मौतें। 2010 पुणे की जर्मन बेकरी, 18 लोगों की जान गई। 2011 मुंबई, 3 धमाके, 26 मौतें। और फिर 2013 हैदराबाद, 2 धमाके, 18 मौतें। ये लिस्ट उसकी हैवानियत का सबूत थी। एजेंसियां उसे घोस्ट कहती थी, यानी भूत। और क्यों? क्योंकि उसे पकड़ना सच में नामुमकिन लग रहा था। वो भेस बदलने का मास्टर था। अपना खुद का फोन या ईमेल कभी इस्तेमाल नहीं करता था। सिम कार्ड यूज करता और कुछ ही सेकंड में तोड़कर फेंक देता। उसकी कोई नई तस्वीर तक नहीं थी किसी के पास। और सबसे हैरान करने वाली बात तो सुनिए, 2009 में कोलकाता पुलिस ने उसे पकड़ा भी था, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि ये कौन है, और उसे जमानत पर छोड़ दिया गया। सोचिए, भारत का मोस्ट वांटेड हाथ आकर निकल गया। तो अब कहानी में एंट्री होती है उस खुफिया टीम की जो इस घोस्ट का शिकार करने वाली थी। तारीख थी 13 अगस्त 2013। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी के हेडक्वार्टर्स में माहौल बहुत टेंशन वाला था। वजह? वही न्यूक्लियर अटैक का खतरा। और ठीक उसी तनाव के माहौल में एसओजी के एक टीम लीडर का फोन बजता है। फोन था नेपाल से, उनके एक इन्फॉर्मर का। खबर क्या थी? कि भटकल से मिलता जुलता एक शख्स नेपाल के पोखरा में डॉक्टर यूसुफ के नाम से रह रहा है। ये एक बहुत बड़ी लीड थी, क्योंकि डॉक्टर यूसुफ
भटकल का एक पुराना जाना पहचाना नाम था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। दिल्ली हेडक्वार्टर ने इस ऑपरेशन को ऑफिशियल परमिशन देने से साफ मना कर दिया। उन्हें डर था कि नेपाल में कोई भी एक्शन एक बड़ा डिप्लोमैटिक इशू बन सकता है। तब जॉइंट डायरेक्टर ने अपने करियर का सबसे बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने टीम को अनऑफिशियली जाने की इजाजत दे दी और रूल्स एकदम क्लियर थे। नंबर 1, तुम लोग टूरिस्ट बनकर जाओगे। नंबर 2, कोई सरकारी आईडी नहीं। 3, कोई सर्विस हथियार नहीं। और सबसे जरूरी, अगर पकड़े गए तो सरकार तुम्हें नहीं जानती, तुम अपने दम पर हो। और टीम का डेडिकेशन देखिए, क्योंकि एक अनऑफिशियल मिशन था तो कोई सरकारी पैसा नहीं था। एसओजी टीम लीडर को इस खुफिया मिशन को फंड करने के लिए अपने एक दोस्त से 4 लाख रुपए उधार लेने पड़े। और बस यहीं से नेपाल में चूहे बिल्ली का वो खेल शुरू हुआ। 5 लोगों की एसओजी टीम बरमूडा शॉर्ट्स पहने, गले में कैमरा लटकाए, बिल्कुल आम टूरिस्टों की तरह पोखरा की गलियों में उस घोस्ट पर नजर रखने लगी। अब सवाल था कि कंफर्म कैसे करें कि ये आदमी भटकल ही है। इसके लिए एक बड़ा ही शानदार प्लान बनाया गया। इन्फॉर्मर को एक मरीज बनाकर उसके पास भेजा गया और काम क्या था? बस 3 खास निशानियों को वेरीफाई करना जो सिर्फ भटकल की थी। पहली, माथे पर बालों का एक गुच्छा। दूसरी, माथे पर कट का एक हल्का सा निशान। और तीसरी, सामने के 2 दांत जो थोड़े से बाहर की तरफ निकले हुए थे। और फिर इस ऑपरेशन का वो यूरेका मोमेंट आया। इन्फॉर्मर ने बहुत चालाकी से उस शख्स की आवाज रिकॉर्ड कर ली। उस छोटे से वॉइस सैंपल को तुरंत दिल्ली भेजा गया। वहां उसका फोनेटिक एनालिसिस हुआ और कंफर्म हो गया। आवाज का जो लहजा था वो साउथ वेस्ट महाराष्ट्र का था, ठीक वही इलाका जहां भटकल का घर था। बस ये आखिरी और पक्का सबूत था। अब सब कुछ तय हो चुका था। ये फाइनल एक्शन का टाइम था। 28 अगस्त 2013, एक बारिश वाली रात, एसओजी और नेपाल पुलिस की एक जॉइंट टीम भटकल तो दबोचने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन यहां आकर पूरा ऑपरेशन लगभग फेल होते होते बचा। भटकल इतना चालाक था कि उसने नेपाल पुलिस को ये यकीन दिला दिया कि वो तो एक बेचारा मासूम टरबाइन इंजीनियर है। बात इतनी बढ़ गई कि इंडियन एम्बेसी से मिशन को तुरंत रोकने के लिए एक गुस्से भरा फोन आ गया। वो बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट था, लेकिन एसओजी टीम लीडर ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी सूझबूझ से ऑपरेशन को बचा लिया। और आखिर में ये मिशन एक डबल जैकपॉट साबित हुआ। सिर्फ भटकल ही नहीं पकड़ा गया, बल्कि उसके साथ उसका सबसे खास साथी और अलकायदा का ऑपरेटिव असदुल्ला अख्तर हड्डी, वो भी उसी रेड में पकड़ा गया। ये इंडियन मुजाहिदीन के पूरे नेटवर्क के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। पर इस शानदार कामयाबी के पीछे एक कड़वी सच्चाई भी है। जैसे ही खबर बाहर आई, नेता इस जीत का क्रेडिट लेने के लिए आगे आ गए। लेकिन वो 5 असली हीरो जिन्होंने अपनी जान, अपना करियर, सब कुछ दांव पर लगा दिया था, उन्हें क्या मिला? एक तारीफ वाला लेटर और पूरी टीम के लिए बस 1 लाख रुपए का इनाम। कोई गैलेंट्री अवार्ड नहीं, कोई बड़ी पहचान नहीं। आज यासीन भटकल दिल्ली की तिहाड़ जेल में है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी की ये जो पूरी कहानी है, ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब बात देश की सुरक्षा की हो, तो उन गुमनाम हीरोज को सम्मान देने का सही तरीका क्या होना चाहिए, जो परछाई में रहकर हम सबको महफूज रखते हैं? सोचने वाली बात है।